हरे कृष्णा। फर्स्ट एपिसोड में हमने जबाल का इंट्रोडक्शन देखा था कि कहाँ से वो एक इंडो कैनिबलिस्टिक ट्राइब से बिलोंग करता है जो अफ्रीका के एकदम दूर दराज घने जंगलों में है। उसकी फैमिली का परिचय, कैसे वो अपने दादा सबसे क्लोज है। फिर एक दिन उसके दादा शिकार पर जाते हैं बाकी ट्राइबल लोगों के साथ और जबाल के साथ, और फिर एक तेंदुआ उन पर हमला कर देता है, उनके पैर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गहरी चोट आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जबाल से ये सहन नहीं होता क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी मृत्यु जैसी चीज़, किसी मनुष्य की मृत्यु जैसी चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी अपने जीवन में, क्योंकि वो टीनेज में ही था अपनी। और पिछले 10-15 सालों में उसके ट्राइबल विलेज में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। तो उसके जीवन में उसके दादा की ये सबसे पहली और शॉकिंग और ट्रॉमेटाइजिंग मृत्यु थी जो उसे फेस करनी पड़ रही थी। अब क्योंकि ये एक एंडो कैनिबलिस्टिक ट्राइब से आते हैं तो इनके यहाँ परंपरा है कि जो भी मृत व्यक्ति है उसकी लाश को खाया जाएगा, और जवाल के लिए वैसे ही नया था। तो इसीलिए बहुत देर तक और बहुत ज़ोर से रोने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कुछ प्रश्न पूछे। अत्यंत गंभीर स्वर में वो अपनी माँ के पास जाकर बैठा और उनसे पूछा कि माँ, दादाजी कहाँ गए, क्या हुआ है उन्हें, वो उठ क्यों नहीं रहे और सब इस तरह से रो क्यों रहे हैं। उसकी माँ भी शोक युक्त स्वर में उत्तर देने लगी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं, वो कभी नहीं उठेंगे। जबाल ने दोबारा पूछा, मर चुके हैं यानी इसका अर्थ क्या है। उसकी माता ने उत्तर दिया कि वो मर चुके हैं यानी अब वो दोबारा नहीं उठेंगे। अब वो इतना ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उनका शरीर डैमेज हो चुका है कि अब उसे रिपेयर करना संभव नहीं है। ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, उन्हें कोई सर्दी ज़ुकाम नहीं हुआ है या सामान्य सी चोट नहीं लगी है। ये उन्हें ऐसा घाव हुआ है, ऐसी चोट लगी है जो कभी भी रिकवर नहीं कर सकती, और इसलिए वो उठेंगे नहीं अब दोबारा। जबाल की एंग्जाइटी का ठिकाना ना रहा। उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगी। वो भी एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ है, ये क्या बोल दिया उसकी माँ ने उससे। अब उसे रोना भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत देर से रो के आ चुका था। अब बस वो शॉक हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, कभी नहीं उठेंगे से उनका तात्पर्य क्या है। उसके शॉकिंग फेसेस बनाना, एक्सप्रेशंस देना, यहाँ वहाँ देखना, और उसकी माँ के 2-3 बार उसका नाम लेने के बाद भी रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से उसकी माँ भी इस बार फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि उन्हें भी काम का प्रेशर था, रिचुअल्स का प्रेशर था और शौक था। तो इस प्रेशर के अंदर वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई और उन्होंने जबाल को डांट दिया कि समझ में नहीं आता तुम्हें मरना क्या होता है, कितनी बार बताया, 2 से 3 बार बताया मैंने तुम्हें, समझ में नहीं आता। मर चुके हैं, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिस प्रकार तुम शिकार करके किसी पशु को लाते हो, उसे मार कर और उसकी लाश पड़ी रहती है, वो दोबारा कभी नहीं उठती, वैसे ही तुम्हारे दादाजी भी अब दोबारा कभी नहीं उठेंगे। जबाल को बहुत अपमानित फील हुआ और वो उसे क्रोध भी आया, क्योंकि उसकी माँ ने उसके दादाजी की लाश को एक पशु की लाश के तुल्य माना, एक पशु की लाश से उसकी तुलना की। पर वो छोटा था और उसकी माँ फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए वो कुछ बोल ना सका। जवाली अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि क्या मनुष्यों के साथ भी ऐसी चीज़ें होना संभव है, क्या वो भी परमानेंट कभी मर सकते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान का दायरा इतना सीमित था। उसे स्वीकार ही नहीं था कि इंसान भी कभी मर सकते हैं। उसे यही लगता था कि हमेशा से बड़े तो बड़े रहते ही हैं, जिंदा हमेशा रहते हैं, दादाजी हमेशा बुढ़े ही होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, और माता पिता भी हमेशा हमेशा रहेंगे, और मैं भी हमेशा हमेशा रहूँगा। एक ऐसी धारणा बन गई थी उसके दिमाग में कि हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो एडल्ट हो जाते हैं, और फिर वो बुढ़े हो जाते हैं, फिर उनकी उम्र होना रुक जाती है, वो हमेशा बुढ़े रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। तो एक अलग टाइप की रिलैक्सेशन थी उसके दिमाग में, एक भ्रम था उसके दिमाग में, जो कि आज बहुत बुरी तरह टूटा, और सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल के साथ टूटा, उसके अपने दादा। अब उसके अंदर से मान सम्मान की भावना इतनी निकल रही है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, और अपने बड़ों को वो निर्देश दे तो दे कैसे। इसीलिए उसने इनोसेंस में आके फिर से अपनी माँ से पूछा कि माँ, ओके, मैं ठीक है, समझ गया कि वो भी मर चुके हैं, वो दोबारा नहीं उठेंगे, हालांकि मुझसे ये अभी भी स्वीकार नहीं हो रहा है, पर आप कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे दादा के बाद मेरे माता पिता ही हैं मेरे लिए ओनली अथॉरिटी जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो अगर वो दोबारा नहीं भी उठेंगे तो हम उन्हें खा क्यों रहे हैं। उसकी माता ने उसे समझाया कि परंपरा अनुसार अपने पूर्वजों को अपने भीतर जीवित रखने का यही सबसे बड़ा मार्ग है, यही वन एंड ओनली तरीका है, और ऐसे ही परंपरा आगे चलती है। उसकी माँ ने जवाल को समझाया कि दादाजी को खाया इसलिए जा रहा है ताकि वे हमारे भीतर जिंदा रहें। इस गांव के सभी लोग, हमारे परिवार के विशेष करके, यदि उनकी लाश को खाएंगे, उन्हें खाएंगे अच्छे से, तो वो हमारे अंदर जिंदा रहेंगे,
उनका अंश हमारे अंदर बना रहेगा। और हमारे परिवार वालों को, हमारे कम्युनिटी वालों को स्वयं के अंदर जीवित रखना, बनाए रखना, ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। अब क्योंकि वो ट्राइबल लोग थे तो वो उसके दादाजी को नोच नोच कर खाने की तैयारियां कर रहे थे। वो भी से नोचना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उसकी माता से उसने पूछा, पर ये इस तरह से इतने गंदे तरीक़े से नोच के खा क्यों रहे हैं? क्या हम इनके शरीर का कुछ और नहीं कर सकते? कुछ और कर लेते हैं, प्लीज़ खाते नहीं हैं, प्लीज़ खाते नहीं हैं। तो उसकी माँ ने बहुत डांटा, उसे मना कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परंपरा के विरोध में कुछ बोलने की? होते कौन हो तुम इन पर प्रश्न उठाने वाले? और उनकी माता ने बड़ा एक अजीब सा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम इन्हें नहीं खाएंगे तो कोई जंगली जानवर इन्हें खा जाएगा। कहाँ रखोगे दादाजी को? कहाँ रखोगे उनकी लाश को? तुम तो बेवकूफ़ हो। तुम्हें नहीं पता कि 2 दिन रखोगे किसी अन्य जानवर की शरीर में जिस तरह से दुर्गंध आती है, वैसे इनके शरीर में से भी दुर्गंध आने लग जाएगी अगर हमने इन्हें खाया नहीं तो। अगर हम इन्हें कहीं बाहर फेंकते हैं, अपने एरिया से, अपने गली से, अपने ट्राइबल विलेज से, तो दूसरे लोग इन्हें खा जाएंगे। इससे सबसे श्रेष्ठ यही है कि हमारे लोग, हम अपना पोषण करें इनसे, ताकि ये हम सभी के अंदर जीवित रहें। किंतु जबाल को ये सभी उत्तर ना ही तो संतुष्टिजनक लगे, ना ही उसे स्वीकार्य थे। किंतु बाहर जाकर भी उसने यही पाया कि उसके अपने पिता और उसके भाई और उनके पेरेंट्स, सभी के सभी गांव वाले उनके दादाजी की लाश को खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे पता नहीं कुछ बहुत ही अच्छा सा हो गया हो। ट्रॉमेटाइज वहाँ बाकी के बच्चे भी हो सकते थे, मौत तो उनके लिए भी पहली थी, स्पेशली जो जबाल की उम्र के या उससे छोटे थे। किंतु उनके साथ विशेष बात क्या थी कि उनके घर की मृत्यु नहीं थी और उनके पेरेंट्स खुश थे। तो वो तो इस इवेंट को बड़े ही थ्रिल और एडवेंचर की तरह ले रहे थे कि ओहो, ये तो कुछ नया ही हो गया। उन्हें तो ये सब कुछ, ये रिचुअल्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। वही जबाल अंदर ही अंदर क्रोधित भी हो रहा था कि इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती इस बुज़ुर्ग की, जिनकी ये लोग इतनी रिस्पेक्ट किया करते थे, इतना इनका मान किया करते थे, आज उसी की लाश को खाने के लिए तत्पर हैं। इतने निर्दयी और क्रूर हो चुके हैं ये। जबाल को एक आइडिया आया कि माँ तो मानी नहीं, क्या पता गांव वाले मान जाए उसकी बात, किसी तरह उनको उसके दादाजी पर दया आ जाए। वो बस अपने दादा की लाश को बचाना चाहता था, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी रियलाइजेशन यही थी कि वो लाश ही उसके दादा हैं और इसीलिए वो उन्हें बचाना चाहता था किसी भी हाल में। परिणाम स्वरूप वो उस भीड़ के बीच में गया, उनसे बात करने, उनके बीच में एक प्रस्ताव रखने। और वो प्रस्ताव यही था कि उसके दादाजी को छोड़ दिया जाए, उनकी लाश को ना खाया जाए और उन्हें उठाने की कोशिश की जाए। वो सो रहे हैं गहरी नींद में, उन्हें जगाने की कोशिश की जाए। किंतु उस भीड़ ने भी वैसा ही रिस्पॉन्ड किया जैसे उसकी माँ ने किया था। वो उसे गद्दार, बेशरम, बदतमीज़ और परंपरा विहीन, परंपरा द्रोही, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। जबाल बहुत रोया भी, उसने रिक्वेस्ट भी की, उसने समझाने की कोशिश भी की, बट कोई एक ना माना। और अंत में उन्होंने जबाल को मनहूस और कुलद्रोही कहते हुए कहा कि तुम्हें एक ना एक पीस या फिर कुछ ना कुछ अंश, हल्का सा मांस तो तुम्हें खाना ही होगा प्रसाद के रूप में। ये हमारी परंपरा है और अगर इसे स्वीकार नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से, या हम तुम्हारा भी ये इसी समय वध करके तुम्हारी लाश भी खा जाएंगे। ये सुनकर जबाल डर गया और उसने मांस स्वीकार कर लिया। उसने अपने सामने अपने दादाजी को कटते हुए देखा, उनके मांस को, उनके शरीर को, उनके रोम रोम को कटते हुए देखा, उनके एक एक अंग को छिलते हुए, कुचलते हुए देखा, जिसका एक टुकड़ा उसके पास भी आया। बहुत रोते रोते उसने वो टुकड़ा अपने मुंह में डाला बाकियों को दिखाने के लिए, और हल्का सा पीछे आके उसने वो बाहर थूक दिया और उसे देख रहा था। बाकी सबका ध्यान उसके दादाजी की लाश खाने में बिजी हो गया था और वो बाकी के पशु जिनका शिकार किए थे वो खाने में लग गए। और वहीं जबाल कुंठित होकर गांव से भाग गया गुस्से में आके। जब वो गांव से भागा तो वो दूर आता गया। शाम होती गई। आते आते वो इतना दूर निकल गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो एक दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी, एक दूसरे गांव की सीमा के भीतर घुस चुका है। और अन्य ट्राइबल कम्युनिटीज़ की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, उनके तौर तरीके, उनकी परंपराएं एकदम विपरीत हैं और वो सहन नहीं करते कि कोई भी एक दूसरे की बाउंड्रीज़ में अंदर घुसे बिना परमिशन के, बिना किसी प्रयोजन के। किस्मत तो जबाल की ख़राब तब निकली जब पता चला कि ये जो ट्राइब है ये एक्सो कैनिबलिस्टिक है। यदि आपको याद होगा तो पहले एपिसोड में हमने एक्सो कैनिबलिस्टिक ट्राइब की डेफिनेशन बताई थी। ये वो ट्राइब है जो आउटसाइडर्स का, दुश्मनों का, राइवल्स का मांस खाती है। चाहे उनकी लाश मिल जाए, चाहे वो ज़िंदा मिल जाए, तो उन्हें मार कर खा जाएगी। ऐसे ही एक एक्सो कैनिबलिस्टिक ट्राइब के गाँव में जबाल घुस चुका था। और क्योंकि उसकी आउटफिट, उसके लुक्स, उसके चेहरे पर जो निशान थे, जो मेकअप करते हैं, वो एकदम अलग था,
तो वो पहचान गए कि ये बाहर वाला है, ये आउटसाइडर है। तो वो इसका शिकार करने, इसे खाने इसके पीछे दौड़ पड़े। कैसे कैसे करके जवाल अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागा। और यहाँ तो हम, क्योंकि यहाँ हम स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो एक्सो कैनिबलिस्टिक ट्राइब थी, पर जबाल को नहीं पता वो एक्सो कैनिबलिस्टिक ट्राइब थी। और एक्सो कैनिबलिस्टिक ट्राइब होती क्या है, उसे तो एंडो कैनिबलिस्टिक का अभी पता चला है। उसी की वजह से उसे ट्रॉमा हुआ है और इसी की वजह से वो भाग के बाहर आया है। एक्सो कैनिबलिस्टिक उसे वैसे ही नहीं पता। उसके लिए तो पूरे तौर तरीके से पूरे रिचुअल के साथ मनुष्य की लाश खाना शॉकिंग है। यहाँ तो फिर भी शिकार करके पकड़ के खाया जा रहा है, तो ये तो इसके लिए और ज़्यादा अजीब हो गया। इसे लगा कि ये कहाँ मैं नर्क में आ गया, इससे अच्छा तो मेरा अपना गाँव था। वो वहाँ से बहुत ज़ोर से भागा, किंतु इस बार वो वापस नहीं भागा अपने गांव की तरफ, वो और आगे की तरफ भागा। क्योंकि उसने एक फ़ैसला तो कर ही लिया था कि वापस गांव जाकर कोई लाभ नहीं है। ये मैं वापस इन्हें दिख जाऊंगा तो ये मुझे अपने दादाजी की लाश को खाने के लिए फोर्स करेंगे। उनकी रक्षा मैं कर नहीं सकता, वैसे ही वहाँ जाके कोई मतलब नहीं है, वो दृश्य मैं देख नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए उसने फ़ैसला लिया कि वो और आगे की तरफ भागेगा जब तक उसे कोई नई सभ्यता या खाली जगह ना मिल जाए। क्योंकि इसे एक और चीज़ का बोध था कि अभी इमीडिएटली जाने में तो नुकसान है ही, ज़बरदस्ती खाना पड़ जाएगा, बट आगे चल के भी कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि उसने पूछा ही यही था, उसे प्राप्त ही यही हुआ। जस्ट बिकॉज उसके आगे कोई मौत नहीं हुई थी इसलिए अभी तक उसके साथ सब गुडी गुडी चल रहा था, सब अच्छे से चल रहा था। बट आगे चल के उसे पता यही था कि उसे अपनी माता, अपने पिता और अल्टीमेटली खुद का भी यही हश्र होते हुए देखना है। उसे भी इसी तरह से खाया जाएगा। सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज उसे ये चीज़ कर रही थी कि उसे भी इसी तरह से खाया जाएगा क्रूरता के साथ, और उसके अपने बच्चे, उसके अपने घर वाले खाएंगे। ये बात उससे कदापि सहन ना हुई और इसीलिए वो गांव छोड़कर भाग गया। चलते चलते नदी आई किनारे में, वहाँ रुक के उसने पानी पिया। पानी पीते पीते वो कुछ विचार कर रहा था कि ये सब क्या हुआ उसके साथ पिछले एक दिन में, आज में और कल में। पानी पीते पीते वो एक बहुत विशेष चीज़ सोच रहा था कि उसके दादा के साथ ऐसा ही क्यों हुआ और इस तरह से क्यों हुआ, यानी मृत्यु क्यों हुई, मृत्यु क्या है और इसी तरह से मृत्यु क्यों हुई। तो उसने यही पाया जो उसकी माता ने उसने प्रश्नों का उत्तर दिया था, जिस तरह से कि जैसे एक पशु की मृत्यु होती है वैसे ही एक मनुष्य की भी मृत्यु होती है। शांत मन से विचार करने के बाद जबाल ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि मनुष्य की भी मृत्यु होती है। यदि कोई पशु शिकार ना भी करे तो भी एक लिमिट के बाद जब कोई मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जबाल को पता चला और इसीलिए इन सबसे तंग आकर वो 12-15 साल का बच्चा अपनी कम्युनिटी से, इन ट्राइबल लोगों से दूर जाना चाहता था, कुछ पीसफुल लोगों के साथ रहना चाहता था और किसी अलग जगह, कहीं और, बस वहाँ नहीं, कहीं और। उसे भी नहीं पता कहाँ, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कोई और जगह होती है, कोई और लोग होते भी है। उसने नहीं देखे कभी नॉर्मल लोग कैसे होते हैं। शहर में कुछ होता है, शहर का कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है, अर्बन सिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। उसने कुछ नहीं देखा, उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे तो बोलना तक नहीं आता दूसरों की तरह आम भाषा। पर फिर भी प्यास तो प्यास होती है, भले ही किसी को पता ना हो कि पानी क्या है, बट प्यास तो उसे भी लगती है और वो प्यास बुझती पानी से ही है। ठीक उसी प्रकार जबाल की भी ये जो प्यास थी पीसफुल जगह रहने की, सामान्य लोगों की तरह, वो उसे बेचैन रखे जा रही थी और वो उसे वापस जाने से रोक रही थी। और इसीलिए वो आते आते सुबह हो गई और वो एक नगर में जा पहुंचा, एक गांव में, जहां सबके चेहरे बहुत पीसफुल थे और वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे देखकर। और वो जबाल के लिए कंसर्न शो कर रहे थे। जबाल को उनकी भाषा तो नहीं समझ में आ रही थी, बट उनके एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से, उनके स्पर्श से पता चल रहा था कि वो उसकी चिंता कर रहे हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो उसे पीने के लिए ठंडा पानी और खाने के लिए फल आदि चीज़ें ऑफर कर रहे थे। और यहीं जबाल की मुलाकात होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स से। वो वास्तव में एक शहर से आया हुआ स्टूडेंट था जो आजू बाजू के ट्राइबल कम्युनिटीज़, जिसमें से जबाल की भी कम्युनिटी आती थी, उस पर रिसर्च कर रहा था। और वो उनकी भाषाएं, उनके आउटफिट को, उनके पहनावे, रहन सहन को जानता था अच्छे से। और जबाल के मुंह पर वो घबराहट देखकर, उसकी इनोसेंस देखकर, उसने जबाल की भाषा में, उसकी ट्राइबल भाषा में उससे प्रश्न पूछे कि क्या हुआ, वो कहाँ से आया है। और जबाल बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत रिलैक्स फील कर रहा था कि उसे इतने प्यार से उसकी भाषा में कोई पूछ रहा है, कोई अननोन से ये कपड़े पहनने वाला, ये अननोन सी दिखने वाला ये व्यक्ति। तो जबाल ने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बड़ा कंफर्टेबल हुआ उसके साथ, एंड अकॉर्डिंगली उस शख्स ने जबाल को बहुत कंफर्ट भी दिया और उसे खाने को खाना भी दिया। जबाल बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था और वो पूछ रहा था कि आपने मुझ पर इतने सारे उपकार किए क्यों, भला आप कौन हैं। तो उस शख्स ने उत्तर देना शुरू किया। वो शख्स वास्तव में एक एग्नोस्टिक था। एग्नोस्टिक यानी ऐसा मनुष्य
जो कि ना ही तो ये क्लेम करता है कि ईश्वर है और ना ही ये क्लेम करता है कि ईश्वर नहीं है। वो ये स्वीकार करता है, वो ये मानता है कि मुझे नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है। जो भी परिस्थिति होगी, जैसा भी मुझे प्रमाण मिलेगा, मैं स्वीकार कर लूँगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है। ऐसी मान्यता रखने वाले को एग्नोस्टिक कहते हैं। यही एग्नोस्टिक था वो शख्स जिससे जबाल की बातचीत हो रही थी। उसने जबाल से कहा कि मैंने बचपन से यही सिद्धांत सीखा है अपने बड़ों से, जिस जगह से मैं आता हूँ, कि यदि आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और जैसा आप दूसरों को दोगे वैसा ही आपके साथ होगा। जबाल को उसके वचन बहुत कंफर्टिंग लगे। उसने उसका दिया हुआ शेल्टर और खाना एक्सेप्ट तो किया, बट उसी शाम को जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके दिमाग में एक हलचल हुई। वो बहुत परेशान हुआ, और क्योंकि वो थका भी हुआ था तो उसकी आंख लग गई। और जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसके दादाजी फिर से जवान हो चुके हैं, वो जीवित हैं और वो पशुओं का शिकार कर रहे हैं। उन पशुओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो उन बड़े पशुओं ने अपने बच्चों को तो सिक्योर कर दिया, उन्हें भगा दिया टाइम से यहाँ वहाँ, और खुद वो मारे गए जबाल के दादाजी द्वारा। और दादाजी ने अपनी वही टैक्टिक्स का यूज़ किया। पहले उनके पैरों पर वार किया ताकि वो अपाहिज हो जाए और वो भाग ना पाए, और फिर उन्हें उसी प्रकार तड़पा तड़पा कर हंस हंस कर खाया। और ये वो कॉन्स्टेंटली करते रहे, और उनके बच्चे, उन पशुओं के बच्चे, वो साइड में खड़े होकर देखते रह गए अपनी माता की, अपने पिता की मृत्यु को। और अगले सीन में जबाल के उसी सपने में वो देखता है वो एक रात पहले वाला सीन, जब उसके दादाजी बूढ़े हो चुके हैं और उस तेंदुए ने दादाजी के पैर पर हमला किया और उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। तो जबाल की आंख एकदम से खुली। वो घबरा गया कि ये क्या हुआ, ये क्या देख लिया मैंने। और उसे उस शख्स की बात याद आ गई कि जो हम करते हैं हमारे साथ वैसा ही वापस भी आता है। इस सपने ने और इस ख्याल ने उसे बहुत ज़्यादा शॉक में डाल दिया, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया। उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी, उसकी एंग्जाइटी का ठिकाना ना रहा। और यहीं से उसके मन में और प्रश्न खड़े हुए, और वो उस पर्सन से, उस शख्स से, उस स्टूडेंट से जो कि उसकी भाषा बोलना चाहता था, उससे बहुत फैसिनेटेड हुआ। और उसे उसकी ज़रूरत भी पड़ी अगले दिन सुबह, क्योंकि उसे उसकी भाषा बोलने वाला और कोई नहीं मिल रहा था। कोई उसे पहचान नहीं रहा था, कोई उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या चाहता है। और वो भी बताना चाहता कि मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे आप लोगों की भाषा नहीं आती और मुझे नहीं पता यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। मैं आपकी कुछ सेवाएं करना चाहता हूँ और बदले में मुझे बस खाना दे दो। जबाल की इतनी ही नीड्स थी, उसे नहीं पता कि ये सब क्या है। उसके लिए सब कुछ नया नया था, ये स्टिच्ड कपड़े और ये फ्रेश खाना, पका हुआ खाना, उसके लिए सब नया था। और इसीलिए ऐसे बहुत से प्रश्न और अपने सर्वाइवल की नीड्स को पूरा करने के लिए जबाल फिर से उस शख्स को ढूंढने निकल पड़ा, और उस शख्स से उसकी कुछ विशेष कॉन्वर्सेशन हुई, कुछ विशेष प्रश्न उत्तर हुए। और जबाल की इसी डर और जिज्ञासा के समाधान के लिए जो भी उसने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे, वो हम कवर करेंगे एपिसोड 3 में। मैं आशा करता हूँ आप इस सीरीज़ को ढंग से सिंसियरली फॉलो करेंगे और आप पाएंगे कि आपको भी आपके जीवन के सभी फिलोसॉफिकल प्रश्नों का उत्तर जबाल के थ्रू, उसकी जिज्ञासा, उसकी मेहनत के थ्रू मिलता जाएगा। और जीवन का एक्चुअल गोल क्या है, ये आप इस सीरीज़ के अंत में समझ पाएंगे कि कौन है हम, किन ट्रेडिशंस को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमारा एक्चुअल पर्पस है, क्या हम कर रहे हैं, क्यों हमें क्या करना चाहिए, क्यों हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हमें ये जन्म मिला है, और ऐसे कई अनेक प्रश्न। तो हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।